तो आज हम अनसोल्ड पेपर का सेट 2023 का पहला सेट है बीएस। इसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर दिए और अगर पूरा हम एक साथ करेंगे तो लंबे टाइम की वीडियो हो जाएगी, तो उसे अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन सेट संख्या है 2023 का पेपर है, सेट है पहला, बीएस नाम है इसका। इसमें हमने 4 क्वेश्चन कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट भी कर दिया है, तो 5 का सेकंड पार्ट ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इसमें लिखा है, पूछा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। तो जो थ्योरी होगी वो तो हम यहाँ बोलकर सुना देंगे और जो मैथमेटिकल टर्म होंगे उन्हें हम लिखेंगे, लिखकर समझाएंगे। तो पहले है इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, इसे कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये आता है K इक्वल टू H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। K है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, H प्लांक नियतांक, न्यू आपतित होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट देहली फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। हिंदी में गतिज ऊर्जा, प्लांक नियतांक और यह है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यह है देहली आवृत्ति। ये संबंधित है जो छत पे हमारे सोलर पैनल रखा होता है, सौर ऊर्जा प्लेट, उस पर गिरने वाले प्रकाश की एनर्जी और आवृत्ति, उसका संबंध इस पद से है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ये है। पैनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी वो ये K है। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको थ्योरी हम क्या लिखते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोल रहे हैं आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्लांक के अनुसार प्रकाश जो चलता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेट्स को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहां h प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। h प्लांक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। जब ये फोटोन किसी धातु की सतह जैसे सौर ऊर्जा प्लेट पर आपतित होता है, ये धातु की मेटल की सरफेस है, सौर ऊर्जा प्लेट है, इस पर ऊपर से क्या गिर रहा है, फोटोन। जब प्रकाश का फोटोन धातु की सतह पर गिरता है तो धातु में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और यह ऊर्जा 2 भागों में व्यय होती है। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में और उसे गति प्रदान करने में।
तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो खर्च होगी वो होगी W कार्य फलन, चलाने में जो खर्च होगी वो होगी गतिज ऊर्जा K मैक्स, अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहां भी हम लिख सकते हैं K मैक्स। तो आपतित फोटोन गिरने वाले प्रकाश की ऊर्जा कितने भाग में व्यय हुई? 2 भाग में। अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो इनका योग इस ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे K मैक्स प्लस W इक्वल टू H न्यू। K मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस W। H न्यू माइनस W यहाँ है कार्य फलन, वर्क फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है H न्यू 0 या H न्यू नॉट। H हो गया कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। इधर चाहे तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² में ब्रेक कर सकते हैं, तो 1/2 mv², b के सफिक्स में मैक्स। तो यही जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इतना काम करना था। तो एग्जाम में जब ये आएगा तो कुछ थ्योरी लिखेंगे और बाकी ये मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे। फिर इसी क्वेश्चन में पूछा है कार्य फलन और देहली आवृत्ति की डेफिनेशन। कार्य फलन और देहली आवृत्ति। देहली का तात्पर्य यहां दिल्ली से नहीं है, देहली का यहां मतलब है एक कट ऑफ मान से, एक मिनिमम या मैक्सिमम मान से। कार्य फलन, जब सूर्य से आने वाली लाइट पैनल पर गिरी तो उससे पैनल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए, हो सकता है पैनल हमने किसी ऐसी धातु का बना दिया जिससे इलेक्ट्रॉन बड़ा कठिनाई से निकलता है, जैसे लोहे से बना दिया, तो सूर्य का प्रकाश लोहे से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। तो उस समय हम कहेंगे कि गिरने वाले प्रकाश की ऊर्जा धातु के कार्य फलन से कम है। जिस तरीके से किसी गड्ढे में कोई कंचा पड़ा है, उसे बाहर निकालना है कंचा मार के, तो दूसरे कंचे को अगर हम धीरे मारेंगे तो वो नहीं निकलेगा, जोर से मारेंगे तो कंचा गड्ढे से बाहर निकल जाएगा। तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि कंचा गड्ढे में से निकल जाए, ऐसे ही यहाँ धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं कार्य फलन। तो डेफिनेशन क्या होगी? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, उसे कार्यफलन कहते हैं। W से लिखा करते हैं। W का फॉर्मूला H न्यू नॉट। H पेलांक नियतांक, न्यू नॉट देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति
हमने देखा है घरों में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, बिजली की फिटिंग वाले, तो वो दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करते हैं। अगर वो उस ड्रिल मशीन के राउंड कम हो तो दीवार में छेद नहीं हो पाएगा। ऐसे ही गिरने वाले प्रकाश के जो फोटोन हैं, अगर उनके वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम है, वो वाइब्रेशन करते हुए आ रहे हैं, अगर प्रकाश के फोटोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। डेफिनेशन क्या हुई? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। जिस तरीके से ड्रिल के राउंड दीवार से मिट्टी, ईंट का चूरा बाहर निकालते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रदर्शित तो न्यू नोट से करेंगे ही। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। तीसरा पार्ट, इसका गयखंड। तीसरे पार्ट में देखिए पूछा है, श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन करो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले का प्रूफ कराया है। अनुनाद को अनुनादी भी लिख लेते हैं, अनुनाद आवृत्ति लिखा है, इसमें इंग्लिश होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र। ये प्राप्त करना है हमको। इसमें ये बुक के पहली बुक के 7 चैप्टर से लिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट से। इसे लाने के लिए अनुनाद की एक कंडीशन होती है। सर्किट एलसीआर है, तीनों अवयव लगे हैं। अनुनाद की कंडीशन होती है कि एक्सएल बराबर एक्ससी। इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये है प्रेरण प्रतिघात, इसका फॉर्मूला ओमेगा एल। ये है धारतीय प्रतिघात, इसका फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। फॉर्मूले रख दिए। ओमेगा की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर। एल नीचे अपॉन में चला गया, ओमेगा को यहां ले आए, एल अपॉन में चला गया, तो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ गया। अगर हम यही छोड़ दें तो ये कहलाएगा कोणीय आवृत्ति। इंग्लिश में कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा को हम केवल फ्रीक्वेंसी में लाना चाहते हैं तो ओमेगा को ब्रेक करेंगे, 2πf 1/LC। f लिखेंगे तो 2π अपॉन में चला जाएगा, √LC। यही प्रूव करना था। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। अच्छा है, इसे दोहराएं बच्चे, याद करें। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट, इसमें
पूछा है बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो इसमें देखिए क्या है, बोर, इसे कहीं कहीं पे बोर भी लिख देते हैं, कहीं बोहर, लेकिन इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार बोहर ही लिखना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं बोहर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जब कमियां आई तो उन कमियों को बोहर ने दूर किया और इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। पहली परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। संक्षेप में लिख दूं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग किससे लिखते हैं, L से, बराबर होता है NH/2π, जहां n की वैल्यू है 1 2 3 ... हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नाभिक के चारों ओर कोष दिखाते हैं K L M N। तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर कोष दिखाए जाते हैं K L M, तो पहले कोष को यहाँ n बराबर 1 लिखा है, इसे यहाँ 2 लिखा है, इसे यहाँ 3 लिखा है। इसका अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा उसका कोणीय संवेग यहाँ 1 लगाकर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात h/2π। जो तीसरी कक्षा में घूमेगा उसका कोणीय संवेग यहाँ 3 रखने पर प्राप्त हो जाएगा, 3h/2π। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ये जो कक्षाएं हैं ये स्थायी कक्षाएं कहलाएंगी। इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते क्योंकि उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो ये क्योंकि करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना लिखेंगे, स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। और पॉइंट नंबर 3 है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, किसी ऊंचे कोष से नीचे जाता है, तब उसमें से एक फोटोन उत्सर्जित होता है। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से ऊंचे कोष से नीचे कोष पे जंप करेगा, कूदेगा, तब परमाणु से एक फोटोन निकलेगा, जिसके कारण परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है। तो ऊर्जा कब निकलती है परमाणु में? जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को चेंज करता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में संक्रमण करता है, संक्रमण कहते हैं इनके कूदने को, तब एक फोटोन उत्सर्जित होता है। जो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, जिसे रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। जो रेखीय
स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार बोहर के परमाणु मॉडल में ये 3 परिकल्पनाएं लिखनी होती हैं और यहाँ एनर्जी लिख देंगे हम। अगर वो E3 से E2 से E1 पे जंप करता है, दूसरे लेवल से पहले पे कूदता है, तो फोटोन की एनर्जी होगी E इक्वल टू E2 माइनस E1। E को लिख देंगे h न्यू E2 माइनस E1। तो इस प्रकार यह हमारा ग्रहखंड हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन का 5वां पार्ट। अब यहां से ऑप्शन आते हैं, ऑप्शनल अथवा लग के आने लगता है 5वें क्वेश्चन के बाद। तो इसमें अथवा लगा हुआ था और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो मैंने लिखा E बराबर -3.4, ये दी है और ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। पूछा क्या है, कोणीय संवेग किससे लिखेंगे, L से। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी दी है, उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है। हमारा उद्देश्य है कि हम ये पता कर लें कि इतनी ऊर्जा के साथ वो कौन से लेवल में होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा। उसे पता करने के बाद हम ये आंसर ले लेंगे। तो कैसे पता करते हैं कक्ष का, वो देखिए। हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर -13.6 अपॉन n²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए ऊर्जा निकालने का सूत्र है। इसमें मैंने E के स्थान पर इसे रख दिया, -13.6 अपॉन n²। माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया और इससे भाग देंगे, इसमें तो 4 बार जाएंगे। यहां आया 1, n² की मल्टीप्लाई हुई 1 से बराबर 4, n इक्वल टू √4 बराबर 2। तो पता लग गया कि इतनी ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा। दूसरी कक्षा में होगा तो कोणीय संवेग बोहर के परमाणु मॉडल से बताया है, होता है NH/2π। इसमें n की जगह आएगा 2, H/2π, 2 से 2 कट जाएगा। बोर्ड के पेपर में प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, फिर भी अगर चाहें तो याद रख लें 6.6 10⁻34, पाई की वैल्यू 3.14। इसमें पॉइंट है 2 डिजिट पहले, इसमें है 1 डिजिट पहले। यहां 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। 314 से भाग करेंगे तो 314 660, 2 बार गए, बचे 5 में से 2 गया 3, 0.0 एक बार। तो ये आएगा 2.1 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
तो मैं समझता हूं कि 3 नंबर के क्वेश्चन में ये ज्यादा कार्य तो नहीं कराया है। पांचवें क्वेश्चन का 5वां पार्ट। इसमें पूछा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त करो। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का निगमन करना है। यहीं पर लिख देते हैं अपवर्तनांक। ये सूत्र आता है इसमें निकलकर n इक्वल टू साइन a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम हम यहां बनाते हैं। ये प्रिज्म है। प्रिज्म पर प्रकाश की किरण, लाइट की रे तिरछी आपतित होती है। ये लाइट की किरण गिरी, प्रिज्म इसको इधर मोड़ेगा और फिर इधर मोड़ेगा। इस तरीके से प्रिज्म इसे आधार की ओर मोड़ देगा। ये आधार कहलाता है। प्रिज्म का नाम है ABC। ये एंगल कहलाएगा प्रिज्म कोण, दोनों सतहों के बीच का। जिस बिंदु पर किरण गिरी उस पॉइंट पर एक अभिलंब खींचेंगे। ये तो ये अभिलंब हो गया। एक अभिलंब यहां खींचेंगे, जहां दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को हम लिखेंगे E। अब देखते हैं कि इस किरण का कितना विचलन हुआ, मुड़ी कितनी। तो उसे देखने के लिए ये आपतित किरण है गिरने वाली, इसको आगे बढ़ा देंगे और जो फाइनल बाहर निकली है ये निर्गत किरण है। आपतित, अपवर्तित और निर्गत, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड। आपतित को आगे बढ़ाया, अगर ये नहीं मुड़ती तो इस डायरेक्शन में जाती और मुड़ने के बाद ऐसी हो गई, इसे पीछे हटाया। तो इतना जो एंगल हुआ ये विचलन कोण हुआ। विचलन को इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। तो डी से लिखेंगे। ये बिंदु भी डी से लिखा जाएगा, ये एंगल भी हम डी लिखेंगे। ये पॉइंट भी ए है और ये एंगल भी ए से ही लिखेंगे। ये एंगल यहां का आई और अंदर का ये एंगल आर। अभिलंब नॉर्मल से ही नापते हैं, ये किरण और नॉर्मल के बीच का। बाहर का एंगल आई डैश और ये आर डैश। एक छोटी सी बात हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आई है तो पूरा एंगल आई होगा यहां से यहां तक, और नीचे का आर है तो ऊपर का बचा आई माइनस आर। ऐसे ही हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश।
करते हैं शुरू। इसकी पूरी रूपरेखा बता दूं मैं करूंगा क्या। इसमें मैं आई और आर के मान निकालूंगा, उन्हें स्नेल के सूत्र n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर में रख दूंगा, ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा मेन एम है आई और आर के मान ज्ञात करना। आई आर के मान ज्ञात करने के लिए हमने देखो क्या करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज नीचे है, यहां लिखा मैंने P Q R S। तो यहां त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, ये क्यू ई आर त्रिभुज क्यू ई आर में। थोड़ा इधर से लिखते हैं, एक ही जगह आ जाएगा बराबर में। यहां शुरू करते हैं, आधा इधर आ जाएगा। त्रिभुज क्यू ई आर में क्यू ई आर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो R प्लस E प्लस R डैश, R प्लस R डैश प्लस E इक्वल टू 180। एक चतुर्भुज में देखें तो चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। तो इसमें Q पर क्या जा रहा है, अविलंब। R पे क्या जा रहा है, अविलंब। इस डायग्राम को मैं अलग से बना के अगर दिखाऊं चतुर्भुज का, तो ये है। और यहां देखें A, यहां पर Q, E और R। तो जो ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं ये एंगल 90-90 है, 90-90। तो इन दोनों का योग हो गया 180। तो बाकी दो बचे E और E, इनका सम भी 180 होगा। तो A प्लस E बराबर 180। इन दोनों इक्वेशन को घटा दिया, माइनस कर दिया। घटाने पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आएगा R प्लस R डैश माइनस A बराबर 0। R प्लस R डैश बराबर A, इक्वेशन नंबर 3। और देखें, एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल में और लेना है। ये जो रेड लाइन गई है, किरण गई है, इसके ऊपर का त्रिभुज, उसे अगर मैं चाहूं तो अलग से बना के दिखाऊं तो इस तरह से आएगा। ये नाम Q D और यहां R, ये एंगल इसके अंदर है I माइनस R, यहां है I डैश माइनस R डैश। उसमें छोटा था इसलिए मैंने अलग से दिखाया है। और ये एंगल D लिखा जाएगा। तो छोटी क्लासों में पढ़ा करते हैं बहिष्कोण परमेय। त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा। तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा, D के। त्रिभुज D Q R में लिखेंगे I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, इन दोनों को जोड़ दिया, बराबर D। इसमें I और I डैश, I वाले एक साथ, R वाले एक साथ लिख लें। तो I प्लस I डैश, R R माइनस का R प्लस R डैश, I डैश एक साथ, R R डैश एक साथ। R R डैश माइनस के थे, कॉमन ले लिया। इक्वेशन नंबर 4। एक बार पूरी कहानी रिपीट करते हैं। इस चित्र में जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है उसमें तीनों कोणों का योग 180, R प्लस E प्लस R डैश बराबर 180। चतुर्भुज बन रहा है ये AQER, AQER। इस चतुर्भुज को यहां अलग से दिखाया मैंने। तो इसके दो कोण 90-90 के हो गए, 180। बाकी दो बचे वो 180 के होंगे, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है। तो A प्लस E बराबर 180।
घटा दिया, घटाने पे ये कटेगा, ये कटेगा। आर प्लस आर डैश माइनस ए बराबर 0। आर प्लस आर डैश ए इधर गया, प्लस का हो गया। त्रिभुज डी क्यू आर इससे ऊपर का त्रिभुज था, ये मैंने लिया, वहां से अलग दिखाया है। इसमें अंदर के कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। इसमें फिर आई आई डैश एक साथ, आर आर डैश एक साथ, इतना काम किया है। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं। बहिष्ठ कोण परमे लगाने के बाद अब इसमें कंडीशन लगाएंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में। मतलब ये जो कोण है ये कम से कम हो, वो कंडीशन क्या होगी? तो उस कंडीशन में जो अंदर की ये रेज आ रही है, ये वाली, ये किरण आधार के समांतर हो जाती है। समांतर होने से क्या होगा? उससे ये होगा कि आई डैश ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो लिख रहे हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, उस स्थिति में क्या होगा? आई बराबर होगा आई डैश के, आर बराबर होगा आर डैश के, और मिनिमम डेविएशन को डी ना लिख के डी एम लिखेंगे। डी बराबर होगा डी एम के। ये तीनों ही वैल्यू समीकरण थर्ड और फोर्थ में लगाएंगे एक एक करके। तो पहले थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड में अगर रखेंगे, देखो, तो आर डैश की जगह क्या रखेंगे? आर। तो हो जाएगा आर प्लस आर, टू आर बराबर ए। इक्वेशन थर्ड से अगर हम देखें तो 2r बराबर ए आएगा, 2r बराबर ए, r बराबर a अपॉन 2। ऐसी फोर्थ इक्वेशन से देखें, यहां भी i आ जाएगा, यहां r आ जाएगा, तो हो जाएगा 2i माइनस 2r बराबर tm, 2i माइनस 2r। तो लिख रहे हैं समीकरण फोर्थ से 2i माइनस 2r बराबर dm। r तो हमने यहां से निकाल लिया, i की आवश्यकता और है, तो i यहां से लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 2r की जगह हम क्या लगा दें? a बराबर dm। 2r की जगह a लगा दिया, तो 2i बराबर हो जाएगा dm प्लस a उधर जाके प्लस का हो गया, या i बराबर dm प्लस a अपॉन 2। तो दोनों वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। स्नेल का नियम होता है, उसमें लगा देंगे। स्नेल के नियम से n बराबर साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू साइन i की वैल्यू ये अपॉन साइन r की वैल्यू ये, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन में साइन a अपॉन 2। यही प्रूव्ड हो गया। डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, बड़ा है, इसको अगर दो एक बार लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज हमने इसमें इतना ही क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं हमारे 6, 7, 8 और 9, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करेंगे। ये 5 मार्क्स के हैं, 5-5 नंबर के आते हैं। इनमें पार्ट नहीं होते हैं, सिंगल क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद।